नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज का दिन टॉक शो के लिए नियत है, इसलिए हम आपको मिलवा रहे हैं संगम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर SN मोदानी और शारदा ग्रुप के CMD अनिल मानसिंघा से। भीलवाड़ा के इन उभरते हुए युवा उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं समय की पुकार चैनल के संपादकीय सलाहकार अमिताभ जोशी। सत श्री अकाल जी, आदाब अर्ज, नमस्कार, जय हिंद। मैं अमिताभ आज फिर हाजिर हूँ आपके दरबार में एक नया टॉक शो लेकर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भीलवाड़ा के बहुत खास मेहमान, अर्थव्यवस्था के दो श्री कृष्ण सारथी SN मोदानी साहब, और मेरी दूसरी तरफ बैठे हैं अनिल जी मानसिंघा। और मानसिंघा साहब, मेरा आपसे पहला सुलगता सवाल ये है कि स्थानीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, क्योंकि आप तो पोलैंड, वियतनाम सब जगह आते जाते रहते हैं, रोजगार को किस रूप में लेते हैं? कोरोना कालखंड के बाद रोजगार की क्या स्थिति होगी? देखिए, जहाँ तक मैं भीलवाड़ा के स्तर पे समझता हूँ, रोजगार की समस्या नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन सिटी है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, तो यहाँ बहुत रोजगार चले जाएंगे, ऐसी करीब करीब समस्या नहीं। 2-5% को हम छोड़ सकते हैं। अगर इंडिया के स्तर पे आप मेरे से बात करेंगे तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था में, जैसे एविएशन, उड्डयन इंडस्ट्री की बात करें, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें, होटल, रेस्टोरेंट, तो इनमें रोज़गार जाने की संभावना है और इसको वापस ठीक होने में कम से कम भी 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा, इन सब इंडस्ट्रीज़ को ठीक होने में। वैश्विक स्तर पर जो बात करते हैं अगर आप, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ हैं, जैसे पोलैंड मैन्युफैक्चरिंग है, पोर्चुगल मैन्युफैक्चरिंग है, टर्की मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, वहाँ रोज़गार कम जाएंगे। बट जो बिल्कुल ट्रेवल के ऊपर डिपेंड इंडस्ट्री कंट्रीज़ हैं, जैसे थाईलैंड है, फ्रांस है, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है टूर एंड ट्रेवल पे या आने वाले आदमियों पे डिपेंड करती है, वहाँ रोज़गार जाने की ज़्यादा संभावना है। बाकी चाइना के प्रति जो रोष है लोगों में आज, भीलवाड़ा में, हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में, उससे पूरे विश्व में दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कई सेंटर उभरेंगे धीरे धीरे, बट उसमें एक वक्त लगेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आज तो बहुत बड़ी है अगर देश और विदेश में माने तो, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब मैं मुखातिब होता हूँ मोदानी साहब से, SN मोदानी साहब से। मोदानी साहब से मैं पूछना चाहूँगा, सर आप मुझे ये बताइए कि जो समर्थ उद्योगपति है और जो सरकारें हैं, वो इस बारे में क्या सोचती है? उनके पास क्या प्लानिंग है वापस पुनर्जागरण के लिए? जहाँ तक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सवाल है, हमारा ये मानना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग बेस टेक्सटाइल में अपन एक्सपोर्ट पे नंबर 2 हैं, और जबकि चाइना नंबर 1 है, पर दोनों में गैप देखें तो उनका $440 बिलियन, अपना $38 बिलियन है। तो हमारा है कि 10% भी अगर चाइना का अगर डिबेकल होता है और इंडिया में बिजनेस आता है, तो इंडिया की 75% कैपेसिटी जो एज ऑन डेट है वो बढ़ सकती है। रहा सवाल जहाँ तक सरकार भी बहुत प्रयत्नशील है कि भी कैसे भी उद्योग लगें, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद जहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 4.5 करोड़ डायरेक्ट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, और बाकी दूसरे अलाइड अलग हैं। तो ये इंडिया इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पाया कि जो डंपिंग होता था चाइना का वर्ल्ड ओवर, और वो बिलो कॉस्ट और कॉस्ट जो भी रीजंस रहे हों, तो वो इंडियंस compete नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे उनकी भी कॉस्ट बढ़ी है, उनकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है, सब कॉस्ट बढ़ी है, और इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बिकॉज ऑफ यंग पॉपुलेशन और जो बेस है इंडिया का जो धीरे धीरे बढ़ा है। तो इंडिया को टेक्सटाइल का मानते हैं कि ठीक है, जो टेम्प्रेरी सेटबैक है, ये दिसंबर तक जो कैपेसिटीज़ हैं वो करीब 70% तक चल पाएंगी, और सितंबर तक 40 to 50%, और 1 जनवरी के बाद हमारा ये मानना असेसमेंट है कि करीबन 95% जो नॉर्मल एफिशिएंसी लेवल अचीव कर लेंगे। तो ये टेम्परेरी सेटबैक के बाद इंडिया को चांस मिलेगा। पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे। तो हमारा ये मानना है खाली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो प्रशासन हो। ये माने कि देश को अगर आगे बढ़ाना है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो देश अपने आप आगे प्रगति के पथ पे चलेगा, और जिसकी संभावना अधिक है।
जी सर, सरकारों से क्या स्पेशली आपकी उम्मीद है? सरकार से ये उम्मीद है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे आज अमेरिका के साथ यूरोप के साथ अगर कर लेते हैं तो जहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिले कि वहाँ से इंडिया में आज भी एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जैसे आज बांग्लादेश को बेनिफिट है, श्रीलंका को है, नेपाल को है, इवन पाकिस्तान को है, जो है वो इंडिया को वो डेवलप्ड इकोनॉमी के हिसाब से बेनिफिट नहीं है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर गवर्नमेंट अगर अपने लेवल पे कर पाती हैं तो इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आशा और आलोक के टिमटिमाते दीप तलाशना दोनों उद्योगपतियों की फितरत है, जो कुछ संभावनाएं बनाती है देश में फिर से उठ खड़े होने की। अब मैं अनिल जी से एक और सुलगता सवाल करना चाहूँगा। सर, दुनिया की अर्थव्यवस्था आत्महत्या की ओर अग्रसर है, ऐसा कुछ माहौल बन पड़ा है, उससे कैसे पार पाया जा सकता है, कैसे उससे उबरा जा सकता है? पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब आर्थिक मंदी दुनिया में छाई है। देखिए, अगर हम 100 साल का इतिहास देखें तो कई बार पूरा विश्व इन अवस्थाओं से गुजरा है। जो पहला एपिडेमिक आया तो 1918 से 23 तक चला, फिर 1928 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, 1932 में फिर वर्ल्ड वार आ गया, वो 36 तक चला, 42 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे। तो अगर किसी आदमी ने 1900 में व्यापार चालू किया तो 1950 के बीच में उसने करीब करीब 30 साल ऐसे ही निकाल दी, फिर भी अर्थव्यवस्था चलती है। आज जो दिख रहा है वो उतना डरावना मीडिया या मेरे कहने का मतलब पेपर या मीडिया की परेशानी समझें या पॉलिटिकल परेशानी समझें, परेशानी है, पर परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि चित्रण किया जा रहा है। आपने आत्महत्या जैसा वर्ड यूज़ किया, तो ऐसा कुछ भी अर्थव्यवस्था में होने वाला नहीं है। रोज़मर्रा की चीज़ें लॉकडाउन के दरमियान भी बिकी। जो प्रॉब्लम है कि भाई नॉर्मल आदमी इस फियर से बाहर निकले। हमें कोशिश ये करनी कि जैसे ही वो इस फियर से बाहर निकलेगा एक आम आदमी, धीरे धीरे उसकी परचेजिंग पावर इतनी है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर वो आज सोने में इन्वेस्ट कर रहा है या ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहा है, वो डंपिंग अगर रोक देगा, इस डर से जब बाहर निकलेगा तो नेचुरली उसकी पर्सनल परचेजिंग बढ़ जाएगी। इनमें जो वक्त लगना है, 6 महीना लगना है या 8 महीना लगना, उतना लगेगा। अपने आप अर्थव्यवस्था समय पे अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जिंदगी के गद्दे में कुछ छंद लाओ, कागजी इस फूल में मकरंद लाओ, कि फिर से भेज कर वायुयानों को गगन पे, धरती पर तुम स्वर्ग का आनंद लाओ। शायद यही दृष्टिकोण है अनिल जी का। और अब मैं मोदानी साहब से मुखातिब होता हूँ। सर, कपड़ा उद्योग के अलावा भीलवाड़ा का ऐसा कौन सा परंपरागत उद्योग है जिसको प्रमोशन का समय आ गया, प्रमोशन दिया जा सकता, ताकि भीलवाड़ा का जो औद्योगिक नगरी के रूप में विश्व मानचित्र पर एक नाम है, वो और तरीके से भी स्थापित हो? भीलवाड़ा में आप देखें तो सैंडस्टोन और काफ़ी बड़ा काम यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे जिंक आज है तो बहुत एशिया का वन ऑफ द बेस्ट डिपॉजिट यहाँ पे है, तो जिंक से रेवेन्यू काफ़ी मिल ही रहा है। और जो क्वार्ट्स और फेल्स पार का यहाँ पे एशिया का सबसे बिगेस्ट डिपॉजिट है कि देखिए, तो वो डिपॉजिट का वैल्यूडेशन यहाँ पे कैसे हो, ये काफ़ी जगह यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसका यूज़ होता है क्वार्ट्स का। तो इसकी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लगे या कुछ ऐसा कुछ टॉप के जो कोलैबोरेशन यहाँ पे हो, तो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे मेन, जैसे पानी का होना, उसको प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें अगर टॉप लेवल पे डिस्कस होकर के एक प्रोजेक्ट को ये माने कि इससे इकोनॉमी के साथ कितना बेनिफिट होगा, उसको इवेल्युएट करके अगर काम हो, तो ये भीलवाड़ा एक एंटरप्रेन्योर सिटी है। यहाँ पे सब चीज़ अच्छे लोग हैं तो काम आगे बढ़ा सकते हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको अगर ध्यान में दिया जाए तो वो हो सकता है। दूसरा बड़ा काम यहाँ पे गारमेंटिंग का, बिकॉज यहाँ फैब्रिक बनता है, बट वैल्यूडेशन के लिए गारमेंटिंग का यहाँ पे हब नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैन पावर, अच्छी मैन पावर चाहिए ताकि वो फैब्रिक को अच्छा बना सके। क्योंकि पॉपुलेशन भीलवाड़ा की 5 लाख की पॉपुलेशन है, तो लोग लिमिटेड हैं। बड़े सिटीज़ में क्या वर्किंग वुमेन मिल जाती हैं स्टिचिंग के लिए, तो एक बॉटल नेक को इसको एक अच्छे लेवल पे काम किया जाए तो वो हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि जो टेक्सटाइल की जो ग्रोथ यहाँ पे 1978 और 78 से शुरू हुई, आफ्टर प्रोसेसिंग एंड देन बढ़ता चला गया, तो अब जो लिमिटेशन है कि भीलवाड़ा का जो टर्नओवर टेक्सटाइल में 20,000 करोड़ है, वो आगे चल के 5-7 साल में कैसे 40,000 करोड़ हो, तो उसका एक ब्लूप्रिंट भी बना करके सरकार से भी हमने कई जगह डिस्कस भी किए थे कि एक ऐसा सेंटर हो जहाँ पे वहीं पे फैब्रिक बने, वहीं पे यान बने, वहीं पे प्रोसेसिंग, वो गारमेंटिंग, और एक ऐसा बड़ा सेंटर बने जहाँ पे कॉस्ट ही कम आए। जैसे पावर
की जो कॉस्ट है वो आपको वहीं से पावर मिलेगी, तो आपके लॉसेस के लॉस जो होते हैं वो आप इंडस्ट्री को दे सकते हैं। एक रॉ मटेरियल का मूवमेंट होता है तो वो दे सकते हैं। तो उसके लिए एक इंटीग्रेटेड बड़े बड़े पार्क, जैसे कि छोटे पार्क से मतलब नहीं, सरकार का एक जिसको इंडस्ट्री लगानी हो, यहाँ से 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर करीब जलंधरी करके जगह है, वहाँ पे पानी है। सरकार के काफ़ी तीनों नदियाँ वहाँ के मिलती जो आगे बनास में आती है, तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के हिसाब से वहाँ पे ईटीपी लगे, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगे, पावर मिल जाए, और एक ही जगह अच्छे मतलब हाउसिंग वगैरह चाहे लो कॉस्ट हाउसिंग सरकार जैसे बनाते, तो एक सिटी ऐसा हो जाए कि 20,000 करोड़ का टर्नओवर आने वाले 5-7 साल में हो, उसकी ब्लूप्रिंट बने, तो कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो आप कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। लोगों के पास में टैलेंट है, बट कॉस्ट अगर ज़्यादा आएगी, वो कॉस्ट किस लिए ज़्यादा आएगी कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ती है, बिकॉज यहाँ से मटेरियल वहाँ जाएगा, पैकिंग कॉस्ट आपकी बढ़ती है। एक ही कैंपस में आप पैकिंग कॉस्ट बचा सकते हैं, रीयूजेबल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, और प्लस डिलीवरी जो टाइम है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको आप मैच कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर इस तरीके का इंटीग्रेटेड पार्क बड़े लेवल पे, कि जिसको राजस्थान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी हो आगे ग्रोथ करने के लिए, वो यहाँ पे है कि उसकी कॉस्ट ही 30% कम आती है। न उसको बॉयलर चाहिए, न उसको पावर के लिए कुछ चाहिए, बिकॉज जो स्टीम बनेगी पावर के बाद वहाँ पे डायरेक्ट पाइपलाइन ले लीजिए, आप ले लीजिए, कॉस्ट कम आएगी बिकॉज पावर आपने बना ली। तो वो क्या बड़े लेवल पे ईटीपी की कॉस्ट, उस पानी को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट को कंबाइन करके ले लें, भाई उस वेस्ट को पानी को वापस ट्रीट करके यूज़ कर लें। तो एक ऐसा इंटीग्रेटेड, अभी हर आदमी ने अपने अपने लगा रखे हैं ईटीपी, उनके चलाने की कॉस्ट ज़्यादा, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, और उसकी मैन पावर कॉस्ट भी ज़्यादा, बिकॉज जब आपको बॉयलर लगाना नहीं, आपको पावर प्लांट चाहिए नहीं, तो सब चीज़ वहाँ पे अनलिमिटेड पावर मिल जाएगी आपको। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जो मैन पावर का जो यहाँ पे ग्रोथ कैसे होगी, जिस लोग जो टेक्सटाइल के बिजनेस को समझते हैं वो यहाँ पे हैं, उन्होंने अपने 20 साल 25 साल का अनुभव है। अब उस अनुभव को आगे बढ़ाने का ये स्वर्णिम अवसर है कि कोई भी इंटीग्रेटेड स्कीम लेकर के काम करे सरकार और सब कुछ मॉडल पे, तो आई थिंक भीलवाड़ा का जो टर्नओवर है आने वाले 10 साल में डबल हो सकता है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है ये शो, नायाब है दूसरे किसी भी टॉक शो से हटकर। उसका एक कारण है कि इसमें विचारों का दर्द है, हृदय की धड़कन है, भावों का सैलाब है और गति का कारवा है, जो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के उद्योगपतियों के दिल में बहता है। और यही ऊर्जा और यही प्राणवायु दुनिया की अर्थव्यवस्था में जब फूंकी जाएगी तो अर्थव्यवस्था फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अब मैं अनिल जी से मुखातिब होता हूं और मैं उनसे एक कॉमन सा सवाल है मेरा मोदानी साहब से और अनिल जी से, दोनों से मैं पूछूंगा। पहले अनिल जी से पूछता हूं, सर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से क्या अपील है आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में? देखिए, जो भी जिस कंट्री के हेड हैं, आज जैसे अपने यहाँ मोदी जी हैं या डोनाल्ड ट्रंप है या जो भी जहाँ भी है, वो लोग अपने स्तर पे सारी कार्रवाई कर रहे हैं और अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए वो पैकेज दे रहे हैं। या जैसे यूरोप के अंदर मैं बात करता हूँ तो यूरोप में उन्होंने जितने व्यापारी थे जो भी बिजनेस करे तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया कि आप 4-5 साल में चुका देना। तो जिसकी परफॉर्मेंस बेस थी उसी हिसाब से हर आदमी को उन्होंने पैसा दिया। तो जहाँ जिसके पास जितना फंड अवेलेबल है उतना हर राष्ट्राध्यक्ष कोशिश कर रहा है कि उसकी कंट्री को ठीक लाए लाइन पे। और जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो वो अपने स्तर पे कर रहे हैं, अपने यहाँ भी जैसे नरेगा है उसमें फ़ंड बढ़ाया गया ताकि एक बहुत नीचे स्तर के आदमी के पास भी पैसा पहुँचे, मध्यम एमएसएमई के लिए भी दिए गए हैं, बड़े स्तर के उद्योगों के लिए भी दिए गए हैं, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आ रही। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आपने पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा कि हर विपत्ति के बाद उन्नति है, ये तय है, सृष्टि का नियम है। जब कहीं बाढ़ आती है तो उसके बाद फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बाढ़ से जो नदी की जो फर्टाइल रेत है वो सब जगह फैल जाती है और खेतों में बहुत अच्छा पैदावार देती है। इस एपिडेमिक ने हमें ये सिखा दिया कि हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस होना ज़रूरी है। इसको अगर कोई व्यापार बनाता है, हर आदमी अब एक्सरसाइज प्राणायाम घर पे करना चाह रहा है और ज़रूरत है इसकी, तो काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट हो सकता है। दूसरा, हर चीज़ होम डिलीवरी की एक आदत सी हो गई है। आज ब्यूटी पार्लर कोई जाना नहीं चाहता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे बड़ा याद आ गया। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, जब एपिडेमिक चल रहा था तो उसने एक लाइसेंस लिया और एक 4000 लीटर का पेट्रोल का टैंक बनाया और एक्सप्लोजिव का लाइसेंस लिया। अब वो क्या करा उसने कि एक कॉलोनी में गया, सब गाड़ियों में पेट्रोल डाल दिया, 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया, लाया वो पेट्रोल पंप से ही 1 रुपया चार्ज किया। लोगों ने सोचा कि हम पेट्रोल पंप जाके गाड़ी भराएंगे, ये हमारे घर पे लाके डाल रहा है, मीटर सही है हमारे सामने।
कैन यू बिलीव, एक महीने में भी उसके 17 टैंकर हो गए और लोगों ने पेट्रोल पंप पे जाना बंद कर दिया। इससे किसी धंधे में नुकसान नहीं हुआ, पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल हो रहा है, ओएनजीसी पेट्रोल दे रही है, बीपी पेट्रोल दे रही है। उस आदमी ने होम डिलीवरी करना चालू किया, सुबह ही सुबह पहुंच जाता है आरडीए कॉलोनी के अंदर टैंकर लेकर के और जितनी गाड़ियां सबको फुल कर देता है। अच्छा, आदमी को तो तेल भराना ही है, कहीं भी जाके तेल भराएगा, बाहर भराएगा। तो अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस, पहले स्कूल सिर्फ फिजिकल क्लासेस लेते थे, कोई ऑनलाइन नहीं करता था। अभी आप देखिए कितने ऑनलाइन क्लासेस चल गए और इतना बड़ा बेनिफिट है कि अगर इन सबको, जैसे आज शारदा में हमने लॉकडाउन के पीरियड में जब मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत लोकल वोकल, तो हमने एक ऐप डेवलप किया जो कि 100% हिंदुस्तानी, clever.com clever.in करके, और आप आश्चर्य करेंगे आने वाले मैक्सिमम 15 जुलाई तक 2 लाख बच्चे इस ऐप पे पढ़ रहे होंगे। तो किसी न किसी आपको रूढ़िवादिता छोड़ के कि मैं तो यही करता आया हूँ, यही करता रहूँगा, इसको छोड़ के जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उन अपॉर्चुनिटीज़ पर अगर ध्यान दिया जाए तो हर विपत्ति के बाद उन्नति के अवसर मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट दूसरे तरीके से हो जाएगा। मौलानी साहब, आपकी क्या अपील है दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से? मेरा ये मानना है कि जो हर बार हमेशा होता है कि भाई रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, तो बेसिकली जो प्रकृति का नियम है, आदमी को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, उसको उस समय को प्रॉपर वे में यूज़ करके और अपनी एनर्जी को फोकस्ड करके मतलब उसको आगे बढ़ाएं, जो कि जो जैसा राजा वैसी प्रजा, अगर वो इतना है एफिशिएंट है तो कंट्री भी एफिशिएंट होगा। तो मेरा ये मानना है कि सभी लोग अपने अपने लेवल पे अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, यही जीवन है। यह है लोक कल्याण के और लोक मंगल के महानायक, आर्थिक जगत में लोक कल्याण के दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले भीलवाड़ा के बड़े उद्योगपति। आज का शो मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।